स्टार्ट करते हैं हम लोगों को बात करना है डिडक्शन से रिलेटेड, राइट। आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरी चर्चा, पूरा डिस्कशन किससे रिलेटेड करना है, डिडक्शन से रिलेटेड। अब ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले उस बात को समझ लो। तो ये डैम श्योर है कि जो 16 मार्क का या फिर जो 8-8 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछने के तो चांसेस कम है, लेकिन जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में कंफर्म रहता है कि एक क्वेश्चन वो डिडक्शन बेस्ड बनाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो डी क्वेश्चन आता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये 4 मार्क का वेटेज रखता है टॉपिक जो आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको पता है एग्जाम में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो पूरे 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। चलो, तो डिडक्शन जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे डिडक्शन नहीं पढ़ना है। हमने कितने डिडक्शन पढ़ना है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से? 80C, उसके अलावा 80CC ट्रिपल सी, 80CC डी, उसके अलावा 80D, 80DDB, 80E और 80GGG और U, इतने सेक्शन हमने पढ़ना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डिडक्शन का मतलब समझते हैं। डिडक्शन मतलब कि जो भी आप इनकम कमाते हो, ठीक है, जैसे आपने जितना भी टोटल इनकम कमाया, हमने जब 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, टोटल कितने हेड ऑफ इनकम होते हैं? 5। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, आप सैलरी से पैसे कमा सकते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके अलावा दूसरे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा सोर्स क्या हो सकता है? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और पांचवा सोर्स कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। इसमें से कुछ हेड्स आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो ये। तो इन पांचों हेड की इनकम को जब टोटल मारा जाता है, पांचों सोर्सेस से अगर किसी की कमाई हो रही है, जैसे मैं कहीं नौकरी भी कर रहा हूँ, मेरा घर किराए पर भी है, मैं बिजनेस या प्रोफेशन से भी कमा रहा हूँ, मैं कैपिटल, या इन पांचों में से कोई भी सोर्सेस से इनकम आ रही है, सारे सोर्सेस की इनकम को जोड़ दो तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको ग्रॉस टोटल इनकम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते इन डिडक्शंस को। और डिडक्शन तो ये सिर्फ लिमिटेड है जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, बाकी इसके अलावा बहुत सारे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्शंस है। बाकी हमारा फोकस सिर्फ जितने ये वाले डिडक्शंस है जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, हम फोकस इन्हीं पर करेंगे। बाकी एक बार गो थ्रू करवा दूंगा आपको बाकी डिडक्शंस भी, करेक्ट। चलिए, तो ये डिडक्शंस क्या होते हैं आपके? GTI में से, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। तो क्या बचता है आपके पास? नेट टोटल इनकम बचता है, NTI, नेट टोटल इनकम। और ये नेट टोटल इनकम हमारे टैक्स कैलकुलेशंस के काम आता है। मतलब जो टैक्स लगता है वो ग्रॉस पर नहीं लगता, किस पर लगता है? नेट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो ये डिडक्शन आया कहाँ से? तो इनकम कभी भी देखना, जब लॉ बनाए जाते हैं ना, तो लॉ को भी चैप्टर वाइज लिखा जाता है, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये जो डिडक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6A, चैप्टर नंबर 6A, रोमन में 6 ऐसा ही लिखते हैं, तो 6A के अंदर ये डिडक्शन बताए गए हैं। तो सेक्शन 80 है जो पूरा डील करता है किससे रिलेटेड? डिडक्शन से। इसलिए 80C से लेकर पूरे 80U तक के आखिरी स्टार्टिंग सेक्शन इन डिडक्शन का 80C है और लास्ट सेक्शन क्या है? U है। और इसके बीच में बहुत सारे और भी सेक्शंस आते हैं जो आपको पढ़ना नहीं है। चलिए, तो शुरू करें 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 80C की बात करेंगे। तो सेक्शन 80C ये क्या है? डिडक्शन का सेक्शन। मतलब कि आप लोगों ने कहीं जगह पर इन्वेस्ट किए होंगे। जैसे कोई भी इंसान कमाता है तो कमाई को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है क्या? जैसे आपने इन्वेस्ट किया, जो भी पैसे कमाए, कहाँ इन्वेस्ट किए? फॉर एग्जाम्पल आपने LIC पॉलिसी ले लिया, या फिर आप लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या म्यूचुअल फंड में कर दिया, या किसी पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट कर दिया, या आपने कोई घर बना लिया। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप
गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड किए हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको कौन से सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, 80C के अंदर। तो 80C किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है कि अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका डिडक्शन हम कहाँ क्लेम करते हैं, 80C। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलेगा। तो कितने इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलेगा ये 80C के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, बताया गया है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है जिसका डिडक्शन 80C के अंदर मिलता है। तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, नाम याद रखना है। मैं कुछ अभी लंबी चौड़ी आपको लिस्ट बताऊंगा, राइट। और 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए की। 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख। 1,50,000 इज अ मैक्सिमम लिमिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। भले आप इन्वेस्ट 4 लाख करो, 5 लाख करो, मतलब नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख। सर अगर किसी ने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो 80,000 मिलेगा, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, इतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। तो चलो कॉपीज निकालो और कॉपीज पर 1 बाय 1 मेरे साथ साथ आप काय की लिस्ट लिखोगे, इन्वेस्टमेंट के नाम लिखोगे जो 80C में डिडक्शंस मिलते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये डिडक्शन किस संदर्भ में मिल रहे हैं, किस चीज के लिए मिल रहे हैं। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये 1 बाय 1 करके अब लिखोगे। तो इन यहाँ पर लिखना डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या लिखना, इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 80C डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 1 बाय 1 हम लोग एक एक करके सारे इन्वेस्टमेंट्स के नाम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिखिए पहला, सेक्शन 80C डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बस इतना ही लिखना है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इसमें पहला नंबर डाल के लिखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहला नाम लिखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP। यानी कि अगर आपने कोई जीवन बीमा ले रखा है, चाहे फिर जीवन बीमा किसी भी कंपनी का हो, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब वो लाइफ इंश्योरेंस आप LIC से खरीदो, SBI से खरीदो, एक्सिस बैंक से खरीदो, या फिर आप अपने HDFC से खरीदो, अपने क्या बोलते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से खरीदो, किसी से भी खरीदो, कोटक महिंद्रा से खरीदो, किसी भी कंपनी से खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। सभी को लाइफ इंश्योरेंस समझता है क्या, जीवन बीमा। तो जीवन बीमा में आप जितना इन्वेस्ट करोगे सारा अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, सबकी मिलाकर, अभी मैं जितने नाम बताऊंगा ना सबकी मिलाकर लिमिट 1.5 लाख है। जितने अभी मैं आपको नाम बताऊंगा इन्वेस्टमेंट की, सबकी मिलाकर मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1.5 लाख। आप एक्चुअल में कितना भी कर सकते हो, उसको लेकर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में डिडक्शन मैक्सिमम कितने रुपए का मिलेगा, 1.5 लाख का। बढ़ेंगे आगे। अच्छा दूसरा नाम लिखिए, फिर LIC के बाद दूसरा नाम लिखिए अपना सुकन्या समृद्धि स्कीम, या योजना भी बोल सकते हो आप, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर स्कीम। ये किसी भी बैंक में जाकर आप क्या कर सकते हो, जो बेटी होती है मतलब जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर के लिए जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैंक में जाके सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आपकी शादी होती है और आपकी बेटी होती है, तो आप बेटी का क्या कर सकते हो, बैंक में जाओगे, एक अकाउंट ओपन करोगे। ऑब्वियस है बच्ची तो माइनर है तो पैसों का व्यवहार नहीं करेंगे, पैसों का व्यवहार किसको करना है, पेरेंट्स को। तो जितना पैसा उस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा 80C के अंदर क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। तो याद रहेगा सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट तीसरा लिखिए कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग PPF बोलते हैं, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा जमा करो। अगेन ये पीपीएफ अकाउंट भी कहाँ खुलता है? बैंकों में खुलता है। आप जाओ बैंक में और बोलो कि मुझे पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है। क्या करना है? पीपीएफ। तो क्या करेंगे? आपको एक पीपीएफ अकाउंट ओपन का फॉर्म देगा। आप जितना पैसा पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करोगे उतना आपको क्या मिलते जाएगा? डिडक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर? 80C। अभी जितने मैं इन्वेस्टमेंट के नाम ले रहा हूँ सारे इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन कहाँ मिलता है? 80C में। और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है डिडक्शंस की? 1.5 लाख। तो अभी तक ये 3 नाम बता चुका हूँ। पहला क्या लिखा आप लोगों ने? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा लिखा आपने सुकन्या समृद्धि योजना। तीसरा आपने लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। चौथा लिखिए contribution to approved superannuation fund। contribution to superannuation fund। अब सर ये क्या होता है? ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है। फंड जो आपके रिटायरमेंट के लिए जमा किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन का मतलब जब आप अपनी सुप्रीम एज पर पहुंच जाओ तब आपको वहां से फंड से कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सिंपल भाषा में बोलूँ तो पेंशन स्कीम। ज़्यादा अगर दिमाग पर जोर ना दे तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? पेंशन स्कीम है एक प्रकार की, कि आपके आफ्टर रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन फंड से पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए तो आपको अभी जवानी में, मतलब कि जब तक ये काम कर रहे हो तब तक पैसे जमा करने पड़ेंगे, तभी तो बुढ़ापे में मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। पांचवा नाम लिखिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको यूलिप कहा जाता है शॉर्ट में। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप यूलिप प्लान। अब सर होता क्या है? एक प्रकार का ये इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप कर रखा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है और दोनों का मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब LIC में क्या होता है? जीवन सुरक्षित। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? शेयर मार्केट में वहां से पैसे जाते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज किया गया और यूलिप नाम से एक नया प्रोडक्ट बनाया गया और मार्केट में बोला कि यूलिप प्लान के अंदर क्या कर लो? आप इन्वेस्ट करो, तो आपको 80C में डिडक्शन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी पैसा रहेगा और आपका लाइफ का रिस्क कवरेज भी रहेगा। करेक्ट? तो ऐसे लोग जो अपने लाइफ को रिस्क कवर भी करना चाहते हैं, इनकम टैक्स भी बचाना चाहते हैं और उनको हाई रिटर्न भी चाहिए, तो उन लोगों ने यूलिप प्लान लेना चाहिए। इंश्योरेंस के अंदर यूलिप प्लान लेने चाहिए। चलिए, उसके अलावा सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, यूलिप ऑफ म्यूचुअल फंड। ये अलग से नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिर्फ यूलिप भी याद रहा तो भी चलेगा। ये पॉइंट अलग से नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, सेम ही चीज है, बस फर्क इतना है कि ये वाला प्लान अब LIC म्यूचुअल फंड का आ रहा है, LIC कंपनी दे रही है। ठीक है, आगे छठवां नाम लिखिए अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। अगर आप LIC के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो अगेन आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। फिर सातवां पॉइंट लिखिए पेंशन फंड विच इज सेटअप बाय म्यूचुअल फंड। पेंशन फंड विच इज सेटअप बाय म्यूचुअल फंड। हो गया। फिर आठवां नाम लिखिए नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम। इसको शॉर्ट में NHBTD बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट। अब ये होता क्या है सर? नेशनल हाउसिंग बैंक हमारे देश के अंदर घर बनाने के लिए जितने फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं ना जिन बैंकों के द्वारा, तो जैसे कि HDFC होम लोन देती है क्या? यस। SBI होम लोन देती है क्या? यस। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन देती है क्या? यस। तो ऐसी जितनी भी बैंक जो आपको हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, घर बनाने के लिए लोन देती है, तो उनके पास अगर आपने कोई पैसा डिपॉजिट रखा है, टर्म डिपॉजिट, लेकिन कौन सी स्कीम के अंदर होना चाहिए? हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर होना चाहिए। तो आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया है पूरा आपको 80C के अंदर क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट लिखिए NPS, नेशनल, 9वां नंबर लिखिए नेशनल पेंशन स्कीम।
जब से पेंशन स्कीम बंद की गई है तब से एनपीएस लाया गया है। ये नेशनल पेंशन स्कीम है। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आपसे इन्वेस्ट करवाया जाएगा और पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के समय पर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, सारा पेंशन का पैसा गवर्नमेंट फंड में से आता था, बट आजकल वैसा नहीं होता। 2004-5 के बाद अमेंडमेंट आया था पेंशन को लेकर और बोला गया कि आप सारे जितने भी एम्प्लॉई है उनके सैलरी से कुछ पैसा काटो, एम्प्लॉयर के पास से कुछ पैसा काटो, पैसे को जमा करो जब तक वो सर्विस दे रहे हैं, और जब पूरी सर्विस खत्म हो जाएगी तो फिर वही पैसा उनको पेंशन के तौर पर वापस करो। ठीक है, नहीं ये न्यू है। यस, ये न्यू पेंशन स्कीम है। इसी को नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम भी बोला गया, एनपीएस। ठीक है, ओल्ड में क्या होता था, पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ही करता था। ठीक है, वहां सैलरी से कुछ डिडक्ट नहीं होता था, अभी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो ये न्यू पेंशन स्कीम है आपकी, राइट। चलिए 10वां पॉइंट लिखिए। 10वां पॉइंट, सीनियर सिटीजन स्कीम रूल। सीनियर सिटीजन स्कीम रूल या सेविंग रूल्स भी लिख सकते हो। आप क्या करो, घर पे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम रूल 2004। अब आपके घर पे कोई भी पर्सन जो अबाउ द एज ऑफ 60 हो, 60 साल से ज़्यादा हो, आप उनके नाम से क्या करो, बैंक में सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के थ्रू आप पैसे जमा करते जाओ, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। कहाँ, एटीसी में। लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, वो जो 60 साल के ऊपर हो चुका है उसको मिलेगा। ऐसा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दादी 72 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अगर मैंने दादी के नाम से कोई बैंक अकाउंट खोला और सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन के नाम से, उनके नाम से पैसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो बेनिफिट मुझे मिलेगा या दादी को मिलेगा, दादी को, क्योंकि जो डिपॉजिट कर रहा है, जिसके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, बेनिफिट उसको। तो ये स्कीम ओनली एंड ओनली 60 साल से प्लस वालों के लिए, करेक्ट। चलिए लिखिए अगला, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगला लिखिए 11वां पॉइंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और ये ब्रैकेट में 8th इशू लिखा है, इसको काट दो। सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट होना चाहिए, चाहे 8th इशू हो, चाहे 7th हो, चाहे 6th हो, 80 में डिडक्शन मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर लिखो अगला 12वां पॉइंट, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों अलग है। यस, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने जो म्यूचुअल फंड खरीद रखा है ना, लेकिन ध्यान रखना आपका म्यूचुअल फंड कौन सा होना चाहिए, टैक्स सेवर होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना, कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, टैक्स सेवर। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होना चाहिए, टैक्स सेवर, TAX, टैक्स SAVER, सेवर मतलब टैक्स बचाने वाला म्यूचुअल फंड। और उसके अलावा ELSS, ये स्कीम के नाम है। ठीक है, इक्विटी लिंक्ड स्कीम सही है आपकी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, फुल फॉर्म है उसका ELSS बोलते हैं शॉर्ट में। तो इन स्कीम्स के अंदर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदना है, ELSS के अंदर और टैक्स सेवर के अंदर, तो आपको ATC में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलिए, उसके अलावा कोई भी बॉन्ड जो क्या हो, नोटिफाइड हो। अब आपने क्या नोटिफाइड है आपको भी नहीं पता, तो एनी नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड, एनी नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड। लिखो 13 नंबर पर ये वाला पॉइंट। एनी नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड, एनी नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड। फिर 14 नंबर पे लिखो, इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में क्या करो, 5 साल के लिए FD बना दो।
तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एटीसी के अंदर डिडक्शंस मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक और और पोस्ट ऑफिस। शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप 5 साल का क्या बना लो, एफडी बना लो, तो वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है, तो उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। होम लोन ले लो, क्या करो, होम लोन, और होम लोन का जितना भी आपने लोन का रीपेमेंट किया होगा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, उसका भी आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट मिल जाता है एटीसी के अंदर। अभी तक आप 15 अलग अलग इन्वेस्टमेंट देख चुके हो, इसका एटीसी के अंदर बेनिफिट मिलता है। और लिखो, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो हाउसिंग लोन हमने लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा। ब्याज का डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता है यहाँ पर। चलिए, उसके अलावा लिखिए ट्यूशन फीस। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों को आप पढ़ाते हो तो ट्यूशन फीस का भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। कुछ कुछ बच्चे मुझसे वो फीस रिसिप्ट ले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं, और वो पेरेंट्स कहाँ देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को, और वो एम्प्लॉयर उनका इतना इन्वेस्टमेंट खर्चा दिखाता है और उनकी इनकम कम हो जाती है। तो ट्यूशन फीस, लेकिन ध्यान रखना ट्यूशन फीस किसकी होनी चाहिए, किसी कॉलेज की, किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की, या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद इन द इंडिया जो क्या कर रहा है, फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि कॉमर्स एकेडमी, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, यस, कॉमर्स एकेडमी क्या है, रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है गोंदिया के अंदर। दैट्स वाई जो हम रिसिप्ट देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। जो हम फीस रिसिप्ट इशू करते हैं ना, तो इनकम टैक्स में ट्यूशन फीस के नाम से उस फीस को एक्सेप्ट कर ली जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले जाते हैं रिसिप्ट और डिडक्शंस में क्लेम कर लेते हैं। डन, ओके। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों का ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं हम लोग, 2, क्योंकि इनकम टैक्स के पूरे रूल में ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चों के लिए अलाउ किया गया है, करेक्ट। चलिए, तो ये पूरी लिस्ट है आपकी किससे रिलेटेड, एटीसी से रिलेटेड। चलिए, सो हम अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, 80CCC। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, सेक्शन 80CCC, 80CCC। और ये क्यों लाया गया है CCC, ये लाया गया है इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर क्यों, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। जो हम लोग पेंशन फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उसके लिए लाया गया है। अच्छा, ये 80CCC कोई नया सेक्शन नहीं है, ये बच्चा है किसका, 80C। 80C के अंदर ही से ये सेक्शन आता है, मतलब 80C अपने आप में एक बड़ा सेक्शन हो गया। इसने ना 4 सेक्शन को खा के बैठा है। 80C के अंदर 4 अलग अलग सेक्शंस आते हैं। 80C के अंदर 4 अलग अलग सेक्शन आते हैं। कौन कौन से, 80CCC, ठीक है, उसके अलावा 80CCD, उसके अलावा 80CCD1, उसके अलावा 80CCB, ठीक है। ये 4 सेक्शंस है जो इसके अंदर क्या होते हैं, कंसिडर्ड किए जाते हैं। और इन सबकी मिलाकर जो लिमिट है ना, इन सबकी मिलाकर 1.5 लाख है। यानी कि जो 4 है ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, अरे पिता है उन सबके ये, ठीक है। यानी 80C मेन सेक्शन है, उसके अंदर आते हैं सारे सेक्शंस, तो इनकी अलग से लिमिट नहीं है, ये सब 80C के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं, करेक्ट। चलो, तो लिखिए सेक्शन 80CCC, इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, हो गया, ओके। इसमें लिखिएगा आप लोग लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन लिमिट, मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC एंड CCD1 पुट टुगेदर ₹1,50,000। सो जो मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट्स है वो पुट टुगेदर का मतलब क्या होता है, सबको साथ में मिला दिया जाए तब जाके 1.5 लाख की लिमिट होती है। यानी सबके लिमिट कितनी, मिलाकर 1.5 लाख। फिर आप एक्चुअल में कितना भी कंट्रीब्यूट करो, मैक्सिमम डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, राइट। 80CCC
और CCD1 सबकी मिलाकर लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। तीनों की मिलाकर। यस, और CCB भी आता है बट उसका उतना यूज नहीं है। चलिए फिर अपने पास अगला हेडिंग दीजिए सेक्शन 80 CCD1। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है कहाँ? पेंशन फंड के अंदर, तो सेक्शन 80 CCC के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है कहाँ? कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो कहाँ डिडक्शन मिल जाएगा? 80 CCD1 के अंदर। करेक्ट। 3 सेक्शंस हो गए, 80C, 80 CCC, 80 CCD1। चलिए बढ़ते हैं आगे। CCE वगैरह सब आपको नहीं है। सर ये न्यू पेंशन स्कीम और ऊपर वाला था तो चलिए देखिए, CCD के अंदर ना 2 था, एक जैसे हमने CCD1 देखा वैसे CCD1B भी है। क्या है? CCD1B है। ये अलग से मिलता है, इसका ना 50,000 रुपये का डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है, अलग से मिलता है CCD1B का। ये एडिशनल डिडक्शन है। एडिशनल मतलब ही क्या होता है? अतिरिक्त। तो जो आपने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट किया है जो 1.5 लाख के ऊपर चली जाता हो, कई बार ऐसा होता है ना आपके 1.5 लाख की लिमिट खत्म हो गई है बट आपने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो फिर 80 CCD1B के अंदर हम एक 50,000 का क्या करते हैं? एक्स्ट्रा क्लेम करते हैं। ठीक है। हालांकि ये क्लेम किन लोगों को मिलना चाहिए? तो ये मिलना चाहिए था, ऐसा कहीं पर भी सेक्शन में क्लैरिफाई नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेगा। इसको लेकर कहीं पर भी क्या नहीं है? क्लियरिटी नहीं है। राइट। सो CCD1B के अंदर आप लोग क्या करोगे? CCD1B, ठीक है, आप 50,000 का एक्स्ट्रा क्लेम करोगे। अपार्ट फ्रॉम 1.5 लाख आप एक्स्ट्रा का क्लेम कर सकते हो इस 50,000 के अंदर। राइट। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट CCD2, मतलब देखो CCD के अंदर ही कितने सेक्शन आ गए? CCD1, CCD1B, CCD2, ये लास्ट सेक्शन है CCD के अंदर का। और इसके अंदर भी हमको क्या लेना है? इसके अंदर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन टू NPS, क्योंकि CCD का सेक्शन ही NPS के लिए। और ये आप लोगों ने सैलरी में पढ़ रखा है कि 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। राइट। तो ये वही है, लेकिन अगेन ये भी आपका कहाँ काउंट होता है? वो 1.5 लाख के लिमिट के अंदर ही काउंट होता है। तो 80C के अंदर अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन देखे? एक देखा 80C, जिसके अंदर हम लोगों ने 15 अलग अलग इन्वेस्टमेंट के नाम देखे। उसके अलावा 80 CCC पेंशन फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिडक्शन कहाँ मिलेगा? 80 CCC के अंदर। फिर 80 CCD शुरू किया तो इसके अंदर पहला सेक्शन आया 80 CCD1, जो कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम है। फिर CCD1B जो एडिशनल 50,000 रुपये मिल जाते हैं। और CCD2 ये बोलता है कि 14% तक एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? बोलता है 10%। अदर एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना? 14%। और अदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना? 10%। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 80C वाला जो सीरीज है वो क्या होता है? खत्म। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर रहेंगे उसका 14% कंट्रीब्यूट अलाउ है। और 10% किसका? अदर एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर 10% ही वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80D की बात करते हैं। डी फॉर डॉक्टर। डी फॉर डॉक्टर। और डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब हमको मेडिकल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? तो सेक्शन 80D क्यों बना है? डॉक्टर लोगों के लिए, आई मीन टू से मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है। डॉक्टर के लिए नहीं बना है, वो तो याद रखने के लिए बताया गया। डी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर से आपको क्या याद आ जाएगा? हेल्थ। ठीक है। तो 80D के अंदर आपको काय का बेनिफिट मिलता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हम मेडिकल इंश्योरेंस क्यों करते हैं? हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कल चल के अगर हम बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टर को पैसा देना पड़े, तो हम अपने जेब से नहीं देंगे। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। हम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही क्यों है? ताकि हमारा मेडिकल का कवरेज हो जाए।
हमारा हेल्थ का कवरेज हो जाए, कल चल के कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी का ट्रीटमेंट कौन करके देगा हमें, बीमारी का ट्रीटमेंट करके कौन देगा हमें, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए तो 80D। अब सुनिएगा 80D को लेकर बड़ी लंबी कहानी है, आसान है, टेंशन मत लो। देखो 80D के अंदर किस किस चीज का बेनिफिट मिलता है। एक तो आपने जितना प्रीमियम लिया होगा, इंश्योरेंस करवाया होगा, तो पहला बेनिफिट किसका मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। जितने भी रुपए का आपने प्रीमियम पेड किया है, पूरा जितना प्रीमियम पेड किया होगा पूरे मेडिकल प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसकी सर कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या, अप टू 50,000 एंड 75,000। सीनियर सिटीजन के केस में 75,000 और नॉन सीनियर के केस में 50,000। ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट। ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट। हाँ ये हो गया 1.5 लाख खत्म, 80C वाली सीरीज खत्म हो गई। अब हम नए सेक्शन की तरफ आए हैं, 80D। ये नया सेक्शन है, ये नया इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आप क्या करो, मेडिकल पॉलिसी ले लो, टैक्स का टैक्स भी बचेगा और आपके लाइफ का मतलब जो हेल्थ है, हेल्थ का कवरेज मिल जाएगा। कल चल के बीमार वगैरह होते हो तो फिर जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे आपको कौन दे देंगे, आपके मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दे देंगे। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सालाना हम लोग हेल्थ चेकअप करवाते नहीं करवाते, वैसे तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास का भी नहीं करवाता। वो जब बीमार होंगे ना तभी हॉस्पिटल जाएगा, उसके पहले कभी नहीं जाएगा, जो कि एक बिल्कुल गलत ट्रेंड है। क्या करना चाहिए, साल में एक बार तो भी आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। आपको साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवानी चाहिए। कितना खर्च आएगा बॉडी चेकअप करवाने के लिए, 10,000, 12,000, 15,000, 1,000? नहीं, फुल बॉडी चेकअप बोल रहा हूँ। वो सिर्फ मशीन लगा के एक दो चीज चेक करना नहीं, पूरी कंप्लीट बॉडी चेकअप में जाता है। 10-15,000 कॉस्ट जाती है उसके। एक्सरे निकलेगा, सोनोग्राफी निकलेंगी, अलग अलग ब्लड टेस्ट होंगे, ठीक है, न्यूरो टेस्ट होगा, ठीक, बहुत सारे आपके बॉडीज के अंदर क्या होने वाले टेस्ट होने वाले। फुल बॉडी चेकअप जो आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM वाले बोलते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप, एक मशीन लेकर आ जाते हैं, नापते, पल्स नापेंगे, ठीक है, ब्लड रेट देखेंगे। वो फुल बॉडी चेकअप नहीं होता, ठीक है, वो जस्ट आप लोगों की नब्ज चेक की जा रही है, कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम है क्या वो बताया जा रहा है। वो ब्लड सैंपल वगैरह लेके एक दो टेस्टिंग करके दे देते हैं और बोल देते हैं आपका फुल बॉडी चेकअप हो गया, तो उसको फुल बॉडी चेकअप नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये फुल बॉडी चेकअप आप लोग जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाके आप लोगों ने करवाना चाहिए। तो गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट हेल्थ चेकअप के लिए भी आपको 5,000 रुपये तक का बेनिफिट दे देती है। 5,000 रुपये तक के खर्चे क्या हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, राइट। 5,000 तक आपको हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा माफ है। उसके अलावा अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर, बस इसकी कंडीशन है, छोटू सी कंडीशन है। क्या है इसकी छोटू सी कंडीशन, आप मेडिकल में जितना चाहे उतना खर्च करो, बस ध्यान रखना कि पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक से करना है, अकाउंट पे ही चेक से करना है। यानी बिल जो भरोगे ना हॉस्पिटल का, कैश में नहीं, कैसे भरना, चेक से भरना। भी कौन से चेक से, अकाउंट पे ही चेक, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना, जितना खर्चा करोगे। सर 1.5 लाख का खर्चा किया तो 1.5 लाख मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जितना खर्चा करोगे उतना बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलो 80D के अंदर कितने बेनिफिट मिलते हैं, 3 चीजों के, एक इंश्योरेंस प्रीमियम का, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा हेल्थ चेकअप का, और तीसरा अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है तो आपके लिए लिमिट 50,000 और 75,000 तक है। 50,000 फॉर द नॉन सीनियर सिटीजन, 75,000 फॉर द सीनियर सिटीजन। हेल्थ चेकअप करवाना है तो 5,000 फॉर बोथ, सभी का मिला के 5,000। और अगर अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ध्यान रखना बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया हो, अदरवाइज बेनिफिट नहीं। याद रहेगा ये 3 बातें। कहाँ याद रखना है आप लोगों ने, इसकी नो लिमिट, इसकी नो लिमिट, यस, तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया। डन, चलो बढ़ते आगे। अब इसी को इन डिटेल सारी पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किए, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। ये मैक्सिमम लिमिट जो बताया था नॉन सीनियर के केस में, जिनकी एज क्या है, बिलो 60 ईयर है, सबका मिला के कितना, मैक्सिमम 50,000। अच्छा, जो आपके पेरेंट्स वगैरह सीनियर सिटीजन है, मतलब अबव 60 है, क्या है, अबव 60, तो उनके लिए फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 75,000, राइट। चलो
बढ़े आगे। अच्छा, एटीसीपी डिडक्शन में वो वाला पॉइंट नहीं लिखवाया ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, वो आया ना पेंशन फंड, उसी में आता है सर। पेंशन फंड के अंदर ही तो आते हैं वो सारी चीजें आपका। पीपीएफ का अलग से लिखवाए थे ना, इसलिए मुझे लगा तो जो सुपर एन्युएशन फंड हो गया आपका, या जो आपका पेंशन फंड हो गया, वो सारी चीजें तो आती है ना आपके पेंशन फंड के अंदर ही आता है आपका आरपीएफ वगैरह, प्रोविडेंट फंड उसी के अंदर आ जाता है पेंशन फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ के केसेस में अलग अलग है, आपने बेसिक इंडिविजुअल का क्राइटेरिया याद रखना है। चलिए 80 डीडी भी देखना है अपने को, डी, ठीक है, डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिपेंडेंट, हर बार डॉक्टर नहीं आएगा, इस बार डी फॉर डिपेंडेंट, एंड डी फॉर डिसेबल, डी फॉर डिसेबल, ठीक है। डिपेंडेंट डिसेबल मतलब क्या इसका, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी इनकम पर डिपेंड है और वो डिसेबल है, जैसे घर में होते हैं ना कुछ कुछ डिसेबल पर्सन्स, राइट, जो जिसकी देख रेख, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो। तो अगर किसी डिपेंडेंट डिसेबल का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, वो आपके फैमिली का कोई मेंबर है, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जितना आप उसके पीछे खर्च कर रहे हो ना, उस खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ? 80 डी के अंदर। तो 80 डी फॉर डिडक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल। जो आप मेडिकल का खर्चा कर रहे हो डिपेंडेंट डिसेबल के ऊपर। अब डिपेंडेंट डिसेबल कौन हो सकते हैं? हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपका स्पाउस हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपका ब्रदर हो सकता है आपका सिस्टर हो, राइट। सो डिपेंडेंट डिसेबल मतलब आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, राइट। चलिए, तो इसकी लिमिट कितनी है? अगर माइनर डिसेबल है, मतलब बहुत बड़ा डिसेबिलिटी नहीं है, जैसे किसी का थोड़ा सा हाथ फ्रैक्चर है, हाथ टेढ़ा होता है ना, किसी का थोड़ा सा टांग टेढ़ा है, किसी की आँख टेढ़ी है, तो ज़्यादा बड़ा डिसेबिलिटी नहीं है, छोटा है, माइनर डिसेबल है। कोई ऐसा टेढ़ा दिखता है, देख आ रहा है, पर पता चल रहा है एक्चुअल में देख वहाँ रहा है, ठीक है। तो ये डिसेबल है, ये क्या है? डिसेबिलिटी है। लेकिन ये फुल डिसेबिलिटी है क्या? नो, ये माइनर डिसेबिलिटी है। तो अगर, ठीक है, अगर माइनर डिसेबिलिटी है, अगर माइनर डिसेबिलिटी मतलब कोई पर्सन 40% से लेकर 80% तक के डिसेबल है, तो उनके लिए 75,000 रुपये तक का खर्चा अलाउ किया गया है। लेकिन कोई पर्सन जो सेवियरल मतलब कि बड़ी डिसेबिलिटी के साथ है, जो बिल्कुल जिसके दोनों हाथ ही नहीं है या पाँव ही नहीं है या बिल्कुल देख ही नहीं सकता, इसका मतलब डिसेबिलिटी बड़ी बड़ी है, मतलब वो काम का नहीं है, ठीक है। तो 80% से अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसके लिए लिमिट कितनी है? 1.25 लाख रुपये। सर अब ये परसेंट कहाँ से डिसाइड होता है? ये मेडिकल हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नागपुर का जो आपका मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जाओ सर्टिफिकेट बनाओ, डिसेबल सर्टिफिकेट बनता है। गोंदिया में बनवाना है, केटीएस में जाओ, गंगाबाई में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलता, सरकारी अस्पताल से सर्टिफिकेट बनने चाहिए इसको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना चाहिए, और सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिख कर आता है? कितना परसेंट वो डिसेबल है। अगर वो 40 से 80% के बीच में है तो लिमिट कितनी हो जाएंगी? 75,000। और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो बराबर। तो अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके पास है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप उनके लिए खर्चा कर रहे हो तो इतना बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने सेक्शन 80D देखा। डी किसके लिए है? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए। फिर 80D देखा जो डिपेंडेंट डिसेबल के लिए है, जहाँ पर अगर कोई 40% से लेकर 80% के बीच में डिसेबल है तो 75,000 की लिमिट मिलेंगी, और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो 1.25 लाख रुपए का लिमिट मिलेगी। याद रहेगा? चलो, अब DDB, ठीक है, DDB आपको डिडक्शन मिलेगा। ये बहुत डेंजरस बीमारी के लिए मिलता है। DDB किसके लिए है? बहुत डेंजरस बीमारी। डेंजरस बीमारी बोले तो बहुत खतरनाक बीमारी, डिसीज हुई है आपको, डिसीज बहुत डेंजर वाली डिसीज हुई है। जैसे कि सर बीमारी हो गई, बचने का चांस कम है, या ऐसी जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, ऐसी बीमारियां, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे सेरेब्रल पाल्सी, CP सुना है क्या वर्ड का भी? CP सेरेब्रल पाल्सी बीमारी एक, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी
अब मेडिकल के वर्ड ही ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते आधे से ज़्यादा, है ना। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों को देखा होगा जिसका लाइक शरीर का विकास होता है पर दिमाग का विकास नहीं होता, दिमाग एकदम ब्रेन छोटा सा रहता है, देखा है, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। उनका चेहरा अलग से ही समझ में आता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि पागल टाइप का है करके, एक्चुअली बीमारी से ग्रसित है, डिसेबिलिटी है वो है। कौन सी डिसेबिलिटी है? सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। उसके अलावा न्यूरो बीमारियां बहुत होती है बचपन से ही, देखना बाई बर्थ ही किसी किसी के ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉटिंग्स होती है, ठीक है, बाई बर्थ ही होता है। तो वो भी क्या एक प्रकार की डिसीज है, बीमारी है, जिसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बीमारी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके रखी है, स्पेसिफाइड डिसीज बाय द गवर्नमेंट ने कुछ बीमारियों के नाम बताए कि देखो ये बीमारी होंगी और उस बीमारी के लिए, जैसे सीपी का बच्चा तुरंत मरता नहीं है, जो जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है ना, वो बच्चे तो 15-15, 20-20, 25, 30, 40 साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ बच्चे तो 50-60 साल के एज, यानी बूढ़े होते तक जिंदा रह जाते हैं। तो लेकिन उनको दवाइयाँ कंटिन्यूसली खिलानी पड़ती है, नहीं तो कभी वो हाइपर होकर कभी कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं, देखा ऐसे भी बीमारियाँ। तो ऐसे लोगों के पीछे आप खर्चा कर रहे हो, जिनको कुछ बीमारी थी उनके बीमारी के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो उनके बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कहाँ? 80DDB में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हर एक बीमारी कवर नहीं है। आप बोले सर मेरे को सर्दी हो रही है, बोले डिडक्शन मिलेगा क्या? नो। स्पेसिफाइड डिसीज मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड डिसीज का नाम बता रखा है, ठीक है। सो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है तो फिर और 1 लाख, और अगर अदर देन सीनियर सिटीजन है मतलब नॉर्मल है तो 40,000। सीनियर सिटीजन के लिए कितना? 1 लाख, और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कितना? 40,000। ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। डन। सर वो स्पेसिफाइड डिसीज क्या है? उसके लिए आपको अलग से गैजेट में जाकर पूरी स्पेसिफाइड डिसीज देखना पड़ेगा। चलिए डन। ये कौन सा सेक्शन था आपका? 80D से रिलेटेड। तो 80D से रिलेटेड हमने 3 सेक्शन देखे। पहला 80D जहाँ पर हमें 3 चीज़ का बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, हेल्थ चेकअप का और मेडिकल एक्सपेंडिचर का। उसके अलावा हमने देखा 80DD डिपेंडेंट डिसेबल। अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसके पीछे ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 40 से 80% तक डिसेबल है तो 75,000 रुपये मैक्सिमम, और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो 1.25 लाख रुपये। और उसके अलावा अभी लास्ट देखा 80DDB, ये डेंजरस डिसीज बीमारियां है पूरी की पूरी। डिसीज का मतलब ही बीमारी होती है। ओके, सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि अगर सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख रुपए तक, और अगर नॉन सीनियर सिटीजन हो तो 40,000 तक आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। डन डन। बड़े आगे चलिए, ई की बात करते हैं। ई फॉर एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। तो आपको सेक्शन 80E के अंदर काय का बेनिफिट मिलता है? हमने पढ़ाई करने के लिए लोन लिया है, सुना है क्या एजुकेशन लोन का नाम? और उस लोन के ऊपर क्या भरना पड़ेगा? ब्याज। तो जितना ब्याज भरोगे खर्चा है, तो सारे ब्याज का बेनिफिट यहाँ मतलब डिडक्शन यहाँ क्लेम है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन लोन लेता है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? एजुकेशन लोन लेता है और उस लोन के ऊपर क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पेड कर रहा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80E के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बेनिफिट पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं रहती। कब से रहती है? इंटरेस्ट पेड ऑन द हायर एजुकेशन लोन टेकन फॉर द, और ये लोन खुद के लिए होना चाहिए या अपने स्पाउस के लिए होना चाहिए या बच्चों के लिए होना चाहिए, ठीक है। आप ये लोन किसको पढ़ाने के लिए ले रहे हो? या तो खुद पढ़ने के लिए, या तो अपने स्पाउस को पढ़ाने के लिए, या तो किसी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट है, इसके लिए आप लोन ले रहे हो, ठीक है। तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80E के अंदर, ठीक है। और ये सिर्फ 8 सालों तक मिलता है। कितने सालों तक मिलता है? 8। मतलब जिस साल से आपने इंटरेस्ट पेड करना शुरू किया है उसके 8 सालों तक के आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, चाहे लोन चल रहा हो या ना चल रहा। अच्छा, उसके पहले ही लोन का पूरा रीपेमेंट हो गया, जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो डिडक्शन क्लेम करेंगे क्या? यानी मैक्सिमम कितने सालों तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 8 सालों तक, करेक्ट। चलो बढ़ेगी आगे। 80 की बात यहीं पर क्या हो गई? खत्म। 80E के बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी लिमिट की कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, देयर इज नो एनी अपर साइड लिमिट,
जितना इंटरेस्ट पेड कर रहे हो उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पूरा का पूरा। यस। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद और भी आपको मिसलेनियस सेक्शंस मिल जाएंगे जैसे 80EE, 80EEA, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सीधा आ जाते हैं हमारे काम के सेक्शन के ऊपर, 80G के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? 80G। जी फॉर डोनेशंस, मतलब जी फॉर गिफ्ट, एंड गिफ्ट का मतलब डोनेशंस। अगर हम क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जी फॉर गिफ्ट, और गिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी को कुछ डोनेट करना। तो अगर हम कुछ डोनेशंस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं डोनेशन? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस किसको दे रहे? स्पेसिफाइड फंड एंड दो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। तो 80G के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब वो स्पेसिफाइड फंड क्या क्या है, तो आप कहाँ कहाँ ये डोनेशन दे सकते हो? तो ये डोनेशंस हम लोग जितनी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मतलब समझता है, जैसे बीइंग ह्यूमन, सुना है? वो क्या काम करता है? हार्ट पेशेंट्स का इलाज करवाता है क्या? हार्ट सर्जरीज के वो एक एनजीओ, एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रिलायंस हेल्थ बोल सकते हो, रिलायंस हेल्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हेल्थ केयर में काम करती है बिना किसी फीस को चार्ज किए आपसे। टाटा मेमोरियल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। बचपन, सुना है बचपन? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये भी कोऑपरेटिव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। ऐसी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो चैरिटीज करती हो, चैरिटी समझते हैं ना, समाज में अच्छे काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ डोनेशन कर रहे हो, आप डोनेशन करके आ जाओ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, ठीक है, वो भी तो चैरिटी का काम है। तो आप ऐसी इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल काम कर रही है, आप उनके फंड में डोनेट करके आ जाओ, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान रखना, अगर डोनेशन कैश में कर रहे हो तो 2000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 2000 तक का डोनेशन कैश में चलेगा, कोई छोटी अमाउंट है। लेकिन जब भी 2000 का ऊपर का डोनेशन करोगे, हमेशा पेमेंट कैसा होना चाहिए? बैंक से होना चाहिए, तो ही डिडक्शन मिलेगा। यस, गूगल पे करो, फोन पे करो, चेक से करो, RTGS करो, जो करना है वो करो, लेकिन बैंक से पैसे कटने चाहिए, तो ही डिडक्शन मिलेगा। और अगर 2000 से कम का पेमेंट है तो फिर कैश में चलेगा, कैश में चलेगा, याद रहेगा। 80G किसके लिए है? डोनेशन। डोनेशन किसको देंगे? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर कैश में देना है तो 2000 के अंदर ही दो, और अगर अदर देन कैश देना है तो फिर सब बैंक से पेमेंट करो। सर इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है कि डोनेशन देने की? नो, जितना दान दे सकते हो, दान देने की कोई लिमिट नहीं होती। तो जितना दान दोगे पूरा यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं 80G की। सर मतलब जितना पैसा हम लोगों को देंगे उतना हमारे पास वापस आ जाएगा? वापस नहीं आएगा, डिडक्शन का मतलब होता है इनकम में से कम हो जाएगा उतना, जो अपन टैक्स नहीं लगेगा उतना में इनकम कम हो जाएगा आपका, राइट। चलो बड़े आगे 80GG। देखिए 80GG ये पॉइंट सैलरी से कनेक्टेड है, और ये उन सारे लोगों के लिए जो भविष्य में कभी नौकरी करने वाले हो, ये सेक्शन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो और वहाँ किराए के घर पे रह रहे हो, किराया का खर्चा पे कर रहे हो, और आपको कोई HRA की फैसिलिटी नहीं मिल रही। HRA मिलेगा तो सैलरी हेड में कंसिडर्ड हो जाता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, HRA नहीं मिल रहा है, या आप HRA का कोई बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे? 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम करोगे। काई के लिए 80GG? हाउस रेंट पेड। आप जितना एक्चुअल में किराया भरते हो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसकी सर्टेन लिमिट है। सर कितनी है लिमिट? तो इसकी लिमिट है 5000 रुपये पर मंथ, मतलब साल भर का कितना? 60,000। साल भर का कितना? 60,000। उसके अलावा 1 मिनट, 5000 महीना मतलब साल भर का 60,000, तो 60,000 या 25% ऑफ टोटल इनकम। तो आपकी टोटल इनकम देख लो, फॉर एग्जांपल किसी की टोटल इनकम 6.5 लाख है, एक एग्जांपल के लिए, तो 6.5 लाख का 25% कितना होता है? 6.5 लाख का अगर मुझे निकालना है 25%, तो कितना आएगा इसका 25%? 1,62,500। और रेंट पेड लेस 10% ऑफ द टोटल इनकम, मतलब जितना रेंट एक्चुअल में पेड किया और उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ द टोटल इनकम। जैसे मैं बोलता हूँ भाई साहब एक्चुअल में
15,000 रुपये रेंट पेड करते हैं हर महीने का, तो 15,000 इंटू 12 मतलब साल भर का कितना, 1,80,000। और उनका जो टोटल इनकम था 6.5 लाख था, तो 6.5 लाख का 10% मतलब 65,000 माइनस कर देंगे। 1,80,000 में से 65,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 1,15,000। तो आपको तीनों में से देखना है, और जो विच एवर इज लेस होगा, क्या होगा, बी लिस्ट वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो लेस क्या है, 6 लाख, सॉरी 60,000, तो 60,000 का बेनिफिट मिलेगा। सर एचआरए जैसा ही लेकिन वो 40 या 50% वाली सैलरी नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, 25%। और ये लिमिट फिक्स हो गई 5,000 रुपये पर, राइट। वहाँ एक्चुअल HRA रिसीव्ड, फिर 40 या 50%, और फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉई है, हम जॉब करने जा रहे हैं, हमको मिलेगा इसका डेटा, अगर हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। हम जॉब पर नहीं भी है, हम नॉर्मल बिजनेस करते, कई लोग होते हैं ना, जैसे मान लो आप गोंदिया आ गए, गोंदिया में आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ से पैसे कमा रहे हो, लेकिन ये आपका घर नहीं, आप यहाँ पर रेंट पे रहते हो। तो आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मतलब आप वो हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये वही क्लेम कर सकता है जिसको क्या रिसीव नहीं हो रहा है, नॉट रिसीव HRA या फिर RFA। जिनको HRA या RFA की फैसिलिटी नहीं मिल रही है वो ये 80GG के अंदर रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सो आप लोगों ने 80GG के अंदर क्या लेना है, हाउस रेंट। 80GG के अंदर क्या आएगा, हाउस रेंट, राइट। तो हाउस रेंट के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, RFA नहीं मिलना चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 3 चीज चेक करेंगे, तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसका डिडक्शन देंगे। 5,000 रुपये पर मंथ मतलब साल भर का 60,000। उसके अलावा जो भी आपकी टोटल इनकम निकल रही है उसका 25%, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो आपको जो भी विच एवर इज लेस आएगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डन। उसके अलावा अब लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, 80U की तरफ। चलिए 80U, आप लोगों ने 80DD सेक्शन पढ़ा है क्या, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, बस ये वही है, उसी का हाई वर्जन है, ये उसी का दूसरा भाई है। अगर आपने 80DD में क्लेम नहीं किया है तो 80U में क्लेम कर लो, पूरा सेम है। ये किसका है, पूरा कॉपी पेस्ट 80DD का कॉपी पेस्ट है। डिडक्शन ऑफ द डिसेबल इंडिविजुअल्स, अगर कोई इंडिविजुअल डिसेबल है, ठीक है, और अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा बट 80% से कम है तो कितने रुपए की लिमिट, 75,000। और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो कितने की लिमिट, डन। तो जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च होता है तो वो सारा आपको डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा 80U के अंदर। मतलब 80DD और 80U सिमिलर है, दोनों में फर्क क्या है, वो डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के लिए होता है और ये डिसेबल इंडिविजुअल्स के लिए होता है ना, जो कमा रहा है अगर वो खुद डिसेबल है तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा 80U के अंदर। चलो, तो यहाँ पर आप लोगों के जो ओवरऑल पूरे डिडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स थे, ठीक है, 80C, 80CCC, CCD, उसके अंदर हम लोगों ने CCD1 भी देखा, CCD1B भी देखा, CCD2 भी देखा, 80D, 80DD भी देखा हमने, 80DDB, 80E, 80G, G, 80U। तो ये आपका 4 मार्क का थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। चलिए, तो आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये डिडक्शन क्यों मिलता है और इसकी लिमिट कितनी है, ये 2 बातें याद रखना है, क्यों मिलता है और इसकी लिमिट कितनी है, ये 2 बातें बस आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट। इतने ही आपके सिलेबस ओरिएंटेड है। अगर मैं ऐसे आपको लिस्ट दिखाऊं, चलो एक बार दिखाई देता हूँ, 80 चैप्टर 6 के अंदर ये इनमें से कुछ न्यूमेरिकल भी काम में आएगा क्या? आएगा, मैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों को एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। चलिए पहले एक बार गो थ्रू कीजिए, कितने 80 अपने चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन आते हैं, 80C, CC, CCD1, CCD1B, CCD2, फिर D, DD, DDB, 80E, EE, EEA, EEB, G, GGA, GGB, GGC, फिर 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, उसके अलावा 80PA, 80RRB, 80QQB, 80TTA, 80TTB और 80U। ओवरऑल इतने सेक्शंस हैं जिसमें से आप लोगों को गिनती के कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, फिर उसके अलावा 80G,
80 डबल जी, 80 GGB और 80 U। मात्र गिनती के 10 सेक्शंस आपको पढ़ने, ओनली एंड ओनली 10 सेक्शन। ऐसे याद हो जाता है। सी की सीरीज है, डी की सीरीज है, ई है, जी है, यू है। 80 सी के अंदर ही तो 3 सेक्शन आ गए, सी, ट्रिपल सी, CCD। फिर डी के अंदर 3 आ गए, डी, डबल डी, DDB। फिर जी के अंदर आ गए, जी, डबल जी बी, राइट। और उसके अलावा 80 यू। खत्म। कितना आसान है याद रखना। नहीं हुआ? चलो एक बार लिख के बता देता हूँ। कितने सेक्शन है आप लोगों को? कितने सेक्शन है आप लोगों को? 80। देखो 4 कैटेगरी में याद रखो। एक सी वाली सीरीज है, दूसरी डी वाली सीरीज है, तीसरी जी वाली सीरीज है और चौथी यू वाली सीरीज है। ठीक है। अच्छा सॉरी, ई छूट गया बीच में, 80 ई भी है बीच में। ठीक है। तो 80 सी के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपने? 80 सी, 80 ट्रिपल सी और 80 CCD। डी के अंदर क्या पढ़ना है? 80 डी, 80 डबल डी और 80 DDB। फिर 80 ई के अंदर हमने एक ही देखा क्या? सिर्फ 80 ई बस है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। और 80 जी के अंदर 80 जी, 80 डबल जी और 80 डबल GP। और 80 यू के अंदर भी सिर्फ एक ही है। हो गया 10। बस कितना आसान है सेक्शन से याद रखना। डबल GP वाला नहीं लिखे। अच्छा सॉरी, डबल GP नहीं है आप लोगों को, सॉरी। सिर्फ 80 जी और 80 डबल जी है बस, GGB नहीं है आप लोगों को। ठीक है। चलो इसके ऊपर से डबल जी का एक साथ चलिए मैं आप लोगों को पास्ट ईयर के पेपर सेट की तरफ ले जा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो पास्ट ईयर में इस टॉपिक के ऊपर कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, तो ऑब्वियस क्वेश्चन नंबर 4 में आया होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो 4 में एक थ्योरी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CCD। ठीक है। ये 3 के ऊपर आपको थ्योरी आंसर लिखना था कि ये सेक्शन क्यों है। जैसे 80C में ही आपको 5, 6, 7 जितने इन्वेस्टमेंट के नाम आ रहे हैं, लिमिट याद आ रही है। 80 ट्रिपल सी किसके लिए था और 80 डी किसके लिए था और उसकी लिमिट याद आ रही है, तो लिख लो। बाकी एक IOS का क्वेश्चन आता है और 16 मार्क में न्यूमेरिकल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम ये सी को ही सॉल्व करके आएंगे, सीधा 16 मार्क का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मेन हमने ये 8 मार्क की थ्योरी के लिए नहीं पढ़ा ये टॉपिक, हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है। डी में कभी कभी यहाँ पर अदर सोर्सेज से क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अदर सोर्स से रिलेटेड है, पूरा गिफ्ट से रिलेटेड है। क्या करना है अदर सोर्सेज में? जैसे गिफ्ट रिसीव्ड हुआ कॉलेज फ्रेंड से, टैक्सेबल। गिफ्ट रिसीव्ड हुआ फादर से, टैक्सेबल। गिफ्ट रिसीव्ड हुआ, अच्छा फादर से है, रिलेटिव है तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव्ड हुआ रिलेटिव से, कब? ओकेशन ऑफ मैरिज, एग्जेम्प्ट। और गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कजिन 40,000 एक टैक्सेबल। तो बस यही करना था, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। कजिन है, कजिन फैमिली नहीं होता, रिलेटिव। ठीक है। अब कजिन में कौन से कजिन्स की बात कर रहे हैं? कजिन्स दूर दूर तक के होते हैं। ठीक है। तो कजिन्स बोलने से नहीं होगा। ठीक है। रिलेशन वाले आने चाहिए। जैसे मेरे मौसी के जीजा का, मेरे मौसी के कोई मान लो देवर होगा, उसकी वाइफ का अगर कोई बहन का लड़का होगा तो भी तो कजिन ही है, लेकिन उस कजिन को हम गिनेंगे क्या ना। चलो ऐसे एक और भी क्वेश्चन पेपर्स है, तो जस्ट आप लोग एक बार गो थ्रू करो। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन देखना, अगेन IOS के ऊपर पूछा है यहाँ पर भी। किसके ऊपर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो कभी कभी चांस होता है यहाँ पर कि क्या भी पूछ लें, ये आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछ लें। एक और क्वेश्चन पेपर सेट अभी 3 जो हमने विंटर 18-19 के जो पेपर थे, एक लास्ट क्वेश्चन था। ओके। यहाँ पर भी गिफ्ट से रिलेटेड जनरली पॉइंट है। मतलब अभी तक के जो 4 क्वेश्चन देखे, चारों में 80 मतलब 5 के डी में IOS का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल होता है। चलिए तो यहाँ पर हमारा डिडक्शंस मतलब कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्या होता है आपका, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट खत्म होता है, राइट।